Hello students, I Amir Hussain, Assistant Professor from Mechanical Department, SISTEC। आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स यूज्ड इन लैथ के बारे में। सबसे पहले हम जिस टूल के बारे में बात करेंगे उस टूल का नाम है चक्की। आप यहाँ पर ये एक की देख रहे हैं जिसको इसे हम चक्की कहते हैं। लास्ट टाइम की सबसे फर्स्ट वीडियो में आपको याद होगा, मैंने जो आपको फर्स्ट वीडियो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि लेथ का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हेड स्टॉक की तरफ, वो होता है आपका चक। ये कहलाता है आपका चक, ठीक है। और ये कौन सा चक है? ये आपका 3 जॉ चक है या फिर यूनिवर्सल जॉ चक है। अब 3 जॉ चक में क्या होता है, 3 तरह के जॉज होते हैं और ये इंडिपेंडेंटली मूव नहीं होते, तीनों के तीनों एक साथ ऑल टुगेदर मूव होते हैं। तो ये क्या होता है, अगर आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर मुझे एक सिलेंड्रिकल बॉडी को होल्ड करवाना है। अगर मुझे यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल बॉडी को होल्ड करवाना है तो सबसे पहले मुझे इसके जॉज जो हैं वो उनको क्या करना पड़ेगा, मुझे उनको लूज़ करना पड़ेगा ताकि मैं अपने जो भी जॉब है उसको इस स्पिंडल के अंदर इंसर्ट कर सकूं एंड देन इन जॉज को मुझे टाइट करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, चक्की का इस्तेमाल करता हूँ। आप ये है जो चक्की, ये चक के अंदर आप एक होल देख रहे हैं, इसे हम चक्की होल कहते हैं, ठीक है। इसे हम चक्की होल कहते हैं। जैसे ही आप चक्की इसके अंदर इंसर्ट करते हैं और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज उसे रोटेट करते हैं, यार ध्यान रखिए, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज अगर इस चक्की को रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये जॉज लूज होने लगेंगे, मीन्स ओपन होने लगेंगे। और जैसे ही आप इस चक्की को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो ये जॉज क्या हो जाएंगे, क्लोज होने लगेंगे, मीन्स ये जॉज ऑल टुगेदर इनसाइड अंदर मूव होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपकी सबसे पहली टूल जिसे हम कहते हैं चक्की। दूसरे तरह का जो टूल है वो कहलाता है आपका डेड सेंटर या फिर स्पिंडल। इसके पहले मैंने आपको जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको शो किया था कि वहाँ पर टेल स्टोक में आपका एक स्पिंडल होता है, एक डेड सेंटर होता है और एक बैरल होता है। वो तीनों के तीनों मैंने आपको सिर्फ एक ही एक साथ दिखाए थे। ऑल दीज पॉइंट्स वेर इन ऑल टुगेदर। सो आपको दिक्कत ये होती है, आप ये सोचते हो कि ये पूरा पोर्शन जो है ये स्पिंडल है, ये पूरा पोर्शन जो है स्पिंडल है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। डेड सेंटर और स्पिंडल एक साथ होते हैं, ये एक पार्ट होता है, जबकि बैरल आपका एक अलग पार्ट होता है। और आपका जो डेड सेंटर का इसका यूज़ क्यों किया जाता है, डेड सेंटर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि आप किसी भी, भाई देखिए जैसे मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। जैसे आपका चक ने क्या किया है, आपके टू जॉब को होल्ड कर दिया है और ये जॉब क्या होगा, अब रोटेट होगा। लेकिन ये रोटेट हो और इस तरफ से ये एसेंट्रिकसिटी ना हो, मीन्स ये जॉब आपका इस तरह से नीचे ना जाए बीच में, फिर ऊपर ऐसे मूव ना करे, ऊपर नीचे मूव ना हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, डेड सेंटर को, इसको जॉब को सपोर्ट करने के लिए लगा देते हैं। तो कुल मिला के डेड सेंटर का काम क्या रहता है, जस्ट टू सपोर्ट द जॉब। तो ये दूसरे तरह का आपका टूल है जिसका हम इस्तेमाल लेथ मशीन में करते हैं। थर्ड काइंड ऑफ अ टूल जो मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ इसे हम कहते हैं पार्टिंग टूल, ठीक है। तो पार्टिंग टूल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जैसे कि एक बहुत ही बड़ी आपकी शाफ्ट है, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी आपकी एक शाफ्ट है और इसको लॉन्ग लेंथ शाफ्ट है और इसको आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ से 100 mm की कंसिडर कर लीजिए, इसकी लेंथ 100 mm है और डायमीटर 50 mm है कुछ भी। तो क्या होगा, हम 100 mm किया कंसिडर और उसके बाद यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको पार्टिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ये दोनों के दोनों शाफ्ट्स क्या हो जाएंगी, दो, एक सिंगल शाफ्ट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो कुल मिला के पार्टिंग टूल का इस्तेमाल क्या होता है, जस्ट टू डिवाइड द लेंथ और डिवाइड द जॉब इनटू टू पार्ट्स। नाउ अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक तरह का और टूल है जिसका नाम है बोरिंग टूल। तो बोरिंग टूल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, लास्ट टाइम की वीडियो में मैंने आपको बताया था। बोरिंग एक ऑपरेशन होता है जिसका काम क्या होता है, जस्ट टू इनलार्ज द होल। और उस बोरिंग ऑपरेशन के दौरान एक बोरिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। सो अगर आपको कभी भी बोरिंग ऑपरेशन करने के लिए कहा जाए या फिर आपको परफॉर्म करना हो तो आप याद रखिएगा कि बोरिंग टूल किस तरह का दिखता है। बोरिंग टूल कुछ इस तरह से दिखता है।
अब आप कहोगे कि अभी तक तो आपने सभी पार्टिंग टूल भी सिंगल दिखाया, मुझे चक्की भी सिंगल दिखाई, बोरिंग टूल दो क्यों हैं और इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? ये तो बिल्कुल ही अलग दिख रहा है, फर्स्ट वन तो बिल्कुल अलग दिख रहा है और सेकंड वन अलग दिख रहा है। देखिए, अगर आपको ज़्यादा कम डीप तक, अगर आपको बहुत कम गहराई तक अगर आपको होल को इनलार्ज करना है तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट टूल का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आपको ज़्यादा डेप्थ तक, ठीक है, ज़्यादा गहराई तक अगर आपको क्या करना है, होल को इनलार्ज करना है, तो वो कौन सा हो जाता है, वो आपका सेकंड टाइप ऑफ बोरिंग टूल इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका बोरिंग टूल। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था लेथ मशीन पर आप ड्रिलिंग का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। जाहिर सी बात है, अगर आप बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो तो उससे पहले सबसे पहले आपको ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ही आप बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे। सो ड्रिलिंग ऑपरेशन में ये जो चीज़ आप देख रहे हो, एक्चुअली में मैंने यहाँ पर सिर्फ ड्रिल लिख रखा है, एक्चुअली में ये ड्रिल बिट कहलाती है। क्या कहलाती है? ये ड्रिल बिट। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ड्रिल जो लिखा हुआ है ये ड्रिल नहीं है, ये ड्रिल बिट कहलाएगी आपकी। ठीक है, अब आप ड्रिल बिट देख रहे हैं आप यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर ड्रिल बिट देख रहे हैं, तो अगर आप इस वीडियो को जूम करके देखेंगे, सो ये जो ड्रिल बिट है, इसमें हर एक साइज़ की ड्रिल बिट आती है। 10 mm से लेके आपकी 5 mm, 6 mm, 8 mm, ये तो आपको नहीं दिखेंगी, वो आपको खुद ही अंदाज़न आपको आपका जो वर्नियर होता है उससे मेज़र करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही आप 10 के बाद आप इस तरफ देखेंगे 11 mm, 12 mm, तो इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पर ड्रिल बिट का साइज़ कहाँ पर लिखा होता है आपका, वो ड्रिल बिट का साइज़ आपका इस तरफ लिखा होता है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, अगर आप इस वीडियो को जूम करके देखेंगे अगर, या फिर मैं इसका पीपीटी भी आपको शेयर कर दूंगा, तो आप उस पीपीटी में ध्यान दीजिएगा इस पोर्शन को जूम करके, कि ये जो पोर्शन है ये आपका जो है, ये ड्रिल बिट है आपकी 23 की, और इस पे लिखा होता है 23 HSS। मैक्सिमम आपके जो टूल्स होते हैं वो बने हुए होते हैं आपके हाई स्पीड स्टील टूल से, क्योंकि इन हाई स्पीड स्टील टूल्स में मीन्स क्या होता है, इनकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है और ये एक हाई टेम्परेचर पर स्टैंड हो सकते हैं। भाई अगर आप क्या कर रहे हैं, इस ड्रिल बिट के टूल से आप क्या कर रहे हैं, किसी भी मटेरियल के ऊपर से अनडिजायर्ड अमाउंट ऑफ मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं इन द फॉर्म्स ऑफ चिप्स। तो जाहिर सी बात है, आपने कभी भी ये देखा होगा कि जब भी हम टूल के थ्रू किसी मटेरियल को रिमूव करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होती है। तो इस दौरान क्या होता है कि अगर आपका टूल हार्ड नहीं होगा, हाई टेम्परेचर पे स्टैंड नहीं कर पाएगा, तो उसका शेप क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। टूल अगर जितना ज़्यादा हार्ड होता है आपका और हाई टेम्परेचर पे स्टैंड कर पाता है, तो उतना ही ज़्यादा आपका ब्रिटल होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा जल्दी टूट भी जाता है। अगर किसी मटेरियल की हार्डनेस ज़्यादा है, जैसे कि अगर आपने क्या किया, अगर आपने सडन फीड दे दिया, सडन डेप्थ ऑफ कट दे दिया अगर आपने टूल को, वर्क पीस को, जैसे कि अगर आपको नहीं आ रहा हो समझ में तो मैं यहाँ समझाता हूँ। मान के चलिए ये एक जॉब है यहाँ पर, ठीक है, और आपका टूल जो है यहाँ पर है। ठीक, अब आप क्या कर रहे थे, ग्रेजुअली आप स्लो स्लो करके फीड दे रहे थे। ठीक है, तो आप स्लो स्लो करके फीड दे रहे थे, लेकिन आपने क्या किया, सडनली फीड दे दिया, एकदम इतना सारा फीड दे दिया। तो क्या होगा, आप देखिए ये वर्क पीस यहाँ लगा हुआ है, तो दो 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 चीज़ें हो सकती हैं। या तो फिर ये वर्क पीस क्या होगा, आपके चकमे से निकल के बाहर आ जाएगा, या फिर ये क्या होगा, आपका टूल टूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि टूल क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन अगर इसके ऊपर सडनली लोड अप्लाइड कर दिया जाए तो टूल क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी जो, और ये किस वजह से होता है, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ब्रिटलनेस, और ब्रिटल मीन्स क्या होता है कि मटेरियल क्या होता है, सडन लोड नहीं ले पाता है और सडनली टूट जाता है। सो ये आपका एक टूल होता है जिसको हम कहते हैं ड्रिल बिट। आपको अगर कभी भी, अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइज़ की, अगर डिफरेंट साइजेस की अगर आपको ड्रिल बिट यूज़ करनी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसका डायमेंशन क्या है, उसका साइज़ क्या है, तो हमेशा आप इस पोर्शन पर आके देखें, यहाँ पर उसको रोटेट करके देखें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक तरफ देख लें उसको इस एंड पोर्शन पे, क्योंकि आपको पूरा रोटेट करके देखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे पंच हुआ मिलेगा आपको, जैसे मैंने 23 HSS लिखा हुआ है, वैसे ये वाली नीचे जो है इसका साइज़ है 19 HSS। सो इस तरह से आप इनके डायमेंशंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ जो आपको यहाँ पे टूल दिख रहा है, वो कहलाता है आपका स्लीव। आपको याद होगा, जस्ट 2 मिनट पहले ही मैंने आपको एक बैरल दिखाया है, जिसके बैरल के अंदर मैंने आपसे कहा था डेड सेंटर और स्पिंडल भी हम इंसर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम डेड सेंटर और स्पिंडल को अगर मूव कर दें, तो ये जो स्लीव है, ये स्लीव उस बैरल के अंदर जाती है।
आपसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आप ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो लेथ मशीन के ऊपर। तो हो सकता है किसी के दिमाग में आया हो कि भाई लेथ मशीन के ऊपर ड्रिलिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि स्लीव क्या करते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी जो ड्रिल बिट होती है भाई, वो आपकी 10 mm की भी हो सकती है, वो आपकी 12 mm की भी हो सकती है। अभी इनका तो साइजेस अलग अलग रहता है, जैसे जैसे अगर डायमेंशन डायमीटर बढ़ता चला जाएगा तो ड्रिल बिट बड़ी होती चली जाएगी। तो अगर आप मान के चलिए अगर 28 की, 30 की या 32 mm की अगर आपकी ड्रिल बिट है, तो वो तो आपकी बैरल में लग जाएगी, क्योंकि बैरल भी कैसा रहता है आपका, कोन शेप का रहता है, मीन्स, ठीक है, वो भी बेवल शेप का रहता है। आगे का डायमीटर बढ़ा, लेकिन पीछे का डायमीटर, उसका बैक साइड का डायमीटर जो रहता है वो क्या होता चला जाता है, जैसे मैं बैरल बना के दिखा देता हूँ, ये होता है बैरल आपका इस तरह से। इसका यहाँ पर डायमीटर छोटा होता चला जाता है, लेकिन इनिशियली इसका डायमीटर बड़ा होता है। और इसी तरह से हमने ड्रिल बिट में भी देखा पिछले वाली पिक्चर में कि भाई उनका भी डायमेंशन क्या होता है, उनका भी बिल्कुल डायमेंशन ऐसे ही होता है। तो अगर 32 mm की साइज़ की अगर ड्रिल बिट है, तो वो क्या होगी, इसके अंदर जाके फिट हो जाएगी इस तरह से। बट अगर आपकी ड्रिल बिट का साइज़ अगर मान के चलिए इतना सा है, ये आपकी 12 mm की ड्रिल बिट लगानी है, तो क्या होगा, क्या आप लगा पाएंगे, यहाँ पर नहीं लग पाएगी, वो लूज़ हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, स्लीव का इस्तेमाल करना होता है। मीन्स स्लीव के अंदर क्या होता है, स्लीव क्या होती है, यही स्लीव क्या होती है, आपके बैरल के अंदर चली जाती है। क्योंकि बैरल आपका कैसा रहता है, इनिशियल डायमीटर तो उसका बड़ा होता है, लेकिन बैक का डायमीटर छोटा होता है। तो कहीं ना कहीं जाके ये स्लीव क्या हो जाती है, रुक जाती है, स्टक हो जाती है। और इस स्लीव के अंदर आप क्या करते हो, आपकी ये जो देख रहे हो आप, जैसे ये 10 है, ये 10 mm की, जैसे आपकी 10 mm की ड्रिल बिट है, ठीक है, ये 10 mm की ड्रिल बिट है आपकी यहाँ पर। और ये ड्रिल बिट काय में लगाई है मैंने, स्लीव के अंदर। और यही स्लीव आपकी किस तरफ चली जाएगी, अंदर, या यही आपकी स्लीव आपके बैरल के अंदर चली जाती है। जो, और बैरल कहाँ पर इंस्टॉल है आपका, बैरल आपका टेल स्टॉक में इंस्टॉल है। तो ये रही आपकी स्लीव। तो कभी भी आपको स्लीव अगर दिखाई जाए तो ये ना सोचें आप कि स्लीव आपका टेल स्टॉक का ही पार्ट है। स्लीव एक अलग टूल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है जस्ट टू होल्ड द ड्रिल बिट and to insert it inside the barrel. Now moving on to the next type or next kind of a tool. अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह के टूल को हम कहते हैं नर्लिंग टूल। मैंने नर्लिंग टूल के ऑपरेशन के बारे में भी आपको बताया था कि नर्लिंग टूल का ऑपरेशन परफॉर्म इसलिए किया जाता है ताकि हम किसी भी जॉब की जो सरफेस है उसको रफ बना सकें, ठीक है, और ताकि हमारे हाथ में उस टूल की उस जॉब के लिए ग्रिप बन सके, ठीक है। तो ये नर्लिंग टूल का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, किसी भी जॉब की रफनेस के ऊपर क्रिएट करते हैं। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये जो दो सर्कुलर थिंग्स देख रहे हैं, ये जो रहते हैं रफ होते हैं, इनके ऊपर हैचिंग की जाती है। अब यही रफनेस क्या होती है, आपका अगर कोई जॉब है, इस जॉब को मैं क्या कर देता हूँ, इस जॉब को अगर मैं यहाँ पर ये जॉब लगा हुआ है और ये लेथ मशीन पे रोटेट हो रहा है, और ये क्या करेंगे, यही जॉब के नर्लिंग टूल के जो ये रफिंग टूल है, ये जो ये हैचिंग रोलर हैं, यही हैचिंग रोलर इसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे ये रोटेट होते चले जाएंगे, इनके ऊपर जो भी हैचिंग की हुई है वही हैचिंग किसके ऊपर मार्क हो जाएगी, वही हैचिंग आपके टूल के ऊपर मार्क हो जाएगी, ठीक है। आप इसे घबराएं मत कि भाई आप सिर्फ, हम ये आपको प्रेजेंटेशन में मैं दिखा रहा हूँ। आई विल शो यू इन अ वर्किंग वीडियो, डेफिनेटली आई विल शो यू इन अ वर्किंग वीडियो, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन आपको ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जिस दौरान मैं टूल का यूज़ करूँ, तो उस दौरान मैं सिर्फ 1 या 2 बार ही नर्लिंग टूल का नाम लूँगा, लेकिन आपको ख़ास तौर से पता होना चाहिए कि नर्लिंग टूल दिखता कैसा है, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट लुक्स, ठीक है। सो ये आपका जो है, ये आपका नर्लिंग टूल होगा। एंड नर्लिंग टूल का ये जो बैक साइड का आप पोर्शन देख रहे हैं, ये जो आपका शैंक देख रहे हैं, यही शैंक का पोर्शन आपका कहाँ चला जाता है, आपका टूल पोस्ट में, वो टूल पोस्ट में चला जाता है। जहाँ पर हमने देखे थे फर्स्ट वीडियो में, मैंने आपको शो किया था कि ऊपर की तरफ वहाँ पर स्क्रू लगे रहते हैं और हम उन स्क्रूज को लूज़ करते हैं, देन इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को रिमूव करके हम कोई सा भी कटिंग टूल वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ टूल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक्चुअली ये टूल के बारे में ही है, बट सारे के सारे टूल में लेथ मशीन के बारे में बताना चाह रहा था। बट ड्रिलिंग का भी एक टूल होता है जो मैं इसी में आपको इन्वॉल्व करके बता रहा हूँ, क्योंकि ड्रिलिंग मशीन में सिर्फ एक ही टूल होता है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो रहता है वो होता है आपका ड्रिल चक।
मीन्स आप इसको मैंने स्पेशली ड्रिल चक इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। लेकिन ड्रिलिंग मशीन में अगर आपसे कोई ड्रिलिंग मशीन पर खड़ा हुआ है और अगर ड्रिलिंग मशीन पर अगर आपसे ये कहता है कि चक लेकर आओ, तो हो सकता है कि आप लेथ मशीन का चक उठा लाओ। तो इसलिए ड्रिल मशीन का जो चक रहता है वो आपका किस तरह से दिखता है, वो आपका इस तरह से रखता है ना। तो ड्रिल चक बोलेंगे। अगर आप कोई ड्रिल मशीन का अगर चक मंगा रहा है आपसे, तो ड्रिल चक आपको इस तरह से लेकर आना है। ड्रिल मशीन में भी आपका क्या रहता है, एक स्पिंडल रहता है, बिल्कुल वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, है ना। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ड्रिल चक के बारे में, ठीक। ड्रिलिंग मशीन और ड्रिलिंग ऑपरेशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर क्या होता है, एक स्पिंडल होता है और वो भी बिल्कुल इसी तरह से इसकी स्पिंडल को भी होल्ड कर लेता है जिस तरह से लेथ मशीन का जो स्पिंडल है, आपके जो लेथ मशीन के टेल स्टॉक में जो बैरल होता है, जो आपके स्लीव को होल्ड करता है, ड्रिल बिट को होल्ड करता है, इसी तरह से आपका चक, ड्रिल चक जो रहता है ड्रिलिंग मशीन में होल्ड किया जाता है। अब सिर्फ आप इतना ध्यान में रखिए, कंफ्यूज ना हो, कि ये सिर्फ ड्रिल चक है जिसका हम ड्रिलिंग मशीन में इस्तेमाल करते हैं। और ये कहाँ यूज़ होता है वो मैं आपको ड्रिलिंग मशीन की जब पार्ट्स के बारे में बताऊंगा उस दौरान मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ होल्ड होता है और इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से इंस्टॉल करते हैं इसको, किस तरह से होल्ड करते हैं और किस तरह से इसको रिमूव करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ड्रिलिंग मशीन पढ़ाने के दौरान। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखें, इस टूल का नाम है ड्रिल चक। अब आप अगर इसमें देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो है आपका, ये आपका ड्रिल चक की है, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे, अगर मुझे एक्चुअली में यहाँ पर आप अगर नीचे देखेंगे चक की के, ये चक का होल्डर है। यहाँ पर मैं कोई सा भी ड्रिल बिट होल्ड कर सकता हूँ, 5 mm की, 10 mm की, 25 mm की। लेकिन मुझे इसको अगर आप, लेकिन मुझे अगर ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं आगे वाला, ठीक है, ये जो इसका आप माउथ पीस देख रहे हैं, ये क्या होता है, ये लूज़ कैसे होगा। अगर मुझे 10 mm की अगर ड्रिल बिट डालनी है या फिर 2 mm की ड्रिल बिट डालनी है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइट करना पड़ेगा। इस पोर्शन को टाइट और लूज़ कैसे करते हैं, तो हम ये आप जो देख रहे हैं, ये ड्रिल चक का होल है और ये जो है ये ड्रिल चक की है। इस की को हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं और रोटेट करते हैं। तो आप ये देखेंगे, ये जो बेवल गियर बने हुए हैं दोनों ही पोर्शन पे, जॉ चक, ड्रिल चक के ऊपर भी और ड्रिल चक की के ऊपर भी अगर आप देखेंगे, तो दोनों ही पोर्शंस के ऊपर आपके क्या क्या बने हुए हैं, दोनों ही पोर्शंस के ऊपर आपके बेवल गियर्स कटे हुए हैं। और ये क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ड्रिल चक का ये बेवल गियर आपका रोटेट होना स्टार्ट होता है, आपका ये जो माउथ पीस है ये ओपन होना स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद फिर आप इसके अंदर अपनी ड्रिल बिट होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको दोनों चीज़ें एक साथ ऑल टुगेदर करके भी बताया है यहाँ पर। नाउ लेथ मशीन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल जो रहता है वो रहता है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस आपके जो परफॉर्म किए जाते हैं वो आपके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का ही इस्तेमाल करके किए जाते हैं। अब आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल किस तरह से दिखता है, इस तरह से दिखता है। लेकिन मैंने आपको एक्चुअली में ये 3 व्यू क्यों दिखाए हैं, क्योंकि आप ध्यान में रखिए, अगर बाय चांस अगर एक्चुअली में ये जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है ये आपका 4th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है मेटल कटिंग, वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन जब आप वहाँ पर डायग्रामिक व्यू देखते हैं तो आपको शायद दिक्कत आती है कि आखिर ये किस तरह से दिख रहा है। इसलिए मैं बुकिश डायग्राम ना दिखा के मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली एक प्रैक्टिकल व्यू एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ सामने, कि आपको समझ में आए कि आखिर हमें इसके एंगल्स किस तरह से रखने हैं। सिर्फ अब ध्यान में रखिए, ये जो रहता है इस तरह का ये पोर्शन, जब आप बुक्स पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर में तो आपको ये पोर्शन सिर्फ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। तो ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है ये कहलाता है आपका एंड फ्लैंक, मीन्स ये वाला जो सरफेस है, अगर मैं इसको इस तरफ से देखूंगा तो ये सब व्यू दिखाई देगा, ये फ्रंट व्यू होगा। मैं फ्रंट व्यू इस तरफ से देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो है ये इस तरफ, ठीक है, ये मतलब ये वाला, ये कहलाता है आपका एंड फ्लैंक और ऊपर वाली कहलाती है आपकी रेक सरफेस। अब आप अगर देखेंगे तो ये एंगल भी नीचे की तरफ हल्का सा जा रहा है और ये पोर्शन भी अंदर की तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों? अगर आपने इस पोर्शन को अंदर की तरफ नहीं रखा तो ये क्या हो जाएगा, आपके वर्क पीस को, जैसे ये टूल है, ये जॉब है, सॉरी ये जॉब है अगर आपका, तो जॉब क्या होगा, ये रोटेट होता हुआ आपका नीचे आएगा। अब यहाँ से फिनिश्ड होने के बाद क्या है, यहाँ पर आप देखिए नीचे इरोड हो रहा है, क्या नीचे घिस रहा है, क्या ये रब हो रहा है, फ्लैंक, क्या ये एंड फ्लैंक से रब हो रहा है, मीन्स आपका ये एंड फ्लैंक किस तरफ है, इस तरफ है। क्या ये रब होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर ये सीधा चला गया इस तरह से, अगर ये सीधा चला गया इस तरह से, तो जॉब क्या होगा, फिनिश होने के बाद फिर रब हो जाएगा।
तो ये आपको एंगल्स बनाने पड़ते हैं। इसी तरह से फिर से अगर आप इसको प्रोफाइल व्यू में देखेंगे तो प्रोफाइल व्यू में भी मीन्स इस तरफ से तो फ्रंट व्यू में तो आपने नीचे किया ही है इसका एंगल, लेकिन आपको प्रोफाइल व्यू में भी इसका एंगल नीचे की तरफ करना है। और ये कहलाता है आपका साइड फ्लैंक, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन आपका साइड फ्लैंक कहलाता है, जो इस तरफ है ये जो है, ये जिसको मैं दिखा रहा हूँ, ये साइड फ्लैंक कहलाता है आपका। और ये वाला ये पोर्शन है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये साइड फ्लैंक, तो ये साइड फ्लैंक भी आपका किस तरफ से रहना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से रहना चाहिए। सो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर आप हमें ये क्यों बता रहे हैं ये सब चीज़ें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में कि उसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा टिपिकल रहता है और आपको बहुत ही ज़्यादा उसकी एजेस बनानी पड़ती हैं। अगर आपने एजेस सही तरीके से नहीं बनाई तो क्या होगा, क्या आपका टूल बनने के बाद तो मटेरियल तो रब करेगा, मटेरियल तो रिमूव करेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, मटेरियल रिमूव करने के बाद वो फिर आपके मटेरियल को ख़राब भी करता जाएगा बाद में। जैसे कि यहाँ से ऊपर की तरफ से मटेरियल रिमूव हो रहा है, लेकिन नीचे की तरफ से मटेरियल रब होता चला जा रहा है। तो ये अब आप ये टॉप व्यू में देखिए, टॉप व्यू में भी अगर आप देखेंगे तो इसका एंगल क्या रहता है, इस तरह से रहता है। इस टूल में हल्का सा अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये टूल का एंगल कैसे जा रहा है, ऐसा जा रहा है, लेकिन टूल का एंगल ऐसा ना होके कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए असल में, ठीक है। तो ये इस तरह से एंगल है ये कुछ मिला के। तो ये सारे के सारे 6 एंगल्स रहते हैं, जिनके बारे में हम जब मिडल कटिंग का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उस दौरान मैं आपको ये सब चीज़ें समझा दूंगा। कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई कभी आगे चल के विद इन फ्यूचर लाइफ में अगर आपको कोई टूल इस तरह से दिख रहा है, अगर आपको पता चलता है कि कोई वर्क पीस फिनिशिंग होने के बाद भी इरोड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो टूल ख़राब है, उसकी एजेस को आपको फिनिश करना है, उसकी वर्किंग एजेस को आपको फिनिश करना है। तो ये कहलाता है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो रहते हैं वो 3 तरह के रहते हैं। एक तो मैंने अभी आपको ये दिखाया, इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू तीनों इस तरह का जो कहलाता है। अब आप यहाँ पर देखिए ये किस तरफ है, इसका इसका जो पिन पॉइंट है वो किस तरफ है आपका, वो इस तरफ है, ठीक है। सो लेफ्ट टू राइट इसको ध्यान में रखिए, मैं बताऊंगा आपको while making a videos working videos I will tell you that how to use left to right tool, ठीक है। सो ये सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा कि इस टूल को हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक। मैं बता देता हूँ आपको यहीं पे, जैसे ये मान के चलिए ये आपका टूल है, यहाँ पर ये आपका टूल है, तो ये किस तरफ मूव, ये मैंने टूल पोस्ट में होल्ड कर दिया है यहाँ पे, तो ये और चक कहाँ पर है मेरा, यहाँ पर चक है और मेरा वर्क पीस यहाँ पर है, ठीक। तो मैं सिर्फ इस टूल को यहाँ से, इस टूल को मैं यहाँ से इस तरफ मूव कर सकता हूँ, ठीक है। इस टूल को मैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर सकता हूँ ताकि मैं इसमें से ये मटेरियल मूव कर सकूँ, ये इतना मटेरियल मैं इसमें से मूव कर सकूँ इस तरह से, ठीक है। सो ये कौन सा हो जाता है आपका लेफ्ट टू राइट टूल। नाउ अगेन अगर आप इस तरफ को देखेंगे तो ये कहलाता है आपका राइट टू लेफ्ट टूल। मीन्स अगर मुझे अपने वर्क पीस में से, जॉब में से इतना पोर्शन अगर मुझे मूव करना है, ये पोर्शन मुझे मूव करना है, और बाकी का जॉब जो है मेरे चक के अंदर होल्ड है यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, राइट से लेके लेफ्ट की तरफ मूव होगा। तो ये वाला टूल क्या कहलाता है आपका राइट टू लेफ्ट टूल। तीसरे तरह का जो टूल है आप यहाँ पर देख रहे हैं वो कहलाता है आपका सेंटर टूल। तो सेंटर टूल का मीन्स ये रहता है कि सिर्फ आपका क्या है, ये कहीं पे भी दोनों तरफ मूव हो सकता है, ये आपका जॉब है, सेंटर टूल आपका यहाँ पर है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको राइट से लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं एंड देन लेफ्ट से राइट भी मूव कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है आपका सेंटर टूल। नेक्स्ट टाइप का जो आपका टूल है वो कहलाता है आपका टेपर टूल। टेपर टूल में क्या होता है आपका कि टेपर टूल का इस्तेमाल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि टेपर टूल का इस्तेमाल हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी एक हॉलो जॉब के अंदर किसी भी शाफ्ट के इंटरनल गियर्स प्रोड्यूस कर सकें। मीन्स देखिए अगर जैसे कोई शाफ्ट है जिसमें आपने ड्रिल किया है उसके बाद बोर किया है अगर ज़रूरत पड़ी तो, ये एक शाफ्ट है और इस शाफ्ट के अंदर मुझे क्या करना है, स्क्रू बनाने हैं। सो ये मैं टेपर टूल का इस्तेमाल करता हूँ और इसको अगर मैं धीरे धीरे करके इसके अंदर रोटेट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आप ये ना सोचें कि मैंने ये वर्क पीस को, जॉब को मैंने अपने हाथ से पकड़ रखा, नहीं, वही मशीन वाइस में मैंने इसको होल्ड कर दिया। ये मशीन वाइस है, ये मशीन वाइस है, मैंने इसमें इसको होल्ड कर दिया है जॉब को, और ये जॉब क्या कर रहा है, ये अब ये होल्ड होगा। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर कि अपनी फिर से क्या करूँगा, ये एक स्क्वायर की होती है, एक स्क्वायर की होती है, वो मैं इसको यहाँ पर यूज़ करूँगा। स्क्वायर की का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर फिर स्क्वायर की का इस्तेमाल करके मैं इस टेपर टूल को रोटेट करूँगा। इस टेपर टूल को रोटेट करूँगा तो मैं क्या पाऊँगा यहाँ पर कि इस
शाफ्ट के अंदर इंटरनली गियर स्क्रूज या फिर थ्रेड्स क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो कुल मिला के टेपर टूल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, थ्रेडिंग बनाने के लिए किया जाता है। बट आप याद रखें कि टेपर टूल किस तरह से दिखता है। सो आपका टेपर टूल कुछ इस तरह से दिखता है, ध्यान रखिएगा। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आप सारे के सारे टूल्स को अच्छे से समझ पाए होंगे। सभी ये वीडियो इसलिए था ताकि आप सारे टूल्स को देख के समझ पाएँ कि आखिर हर एक टूल किस तरह का दिखता है, ताकि अगर कोई आपसे आने वाले वक्त में अगर कोई बोले कि टेपर टूल यूज़ करना है हमें, तो आपको समझ में आ जाए कि टेपर टूल कैसा दिखता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल किस तरह से दिखता है, ड्रिल बिट किसे हम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने स्लीव के बारे में बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। स्लीव आपको अगर आप बुक्स में भी देखेंगे तो सिर्फ स्लीव्स नाम दिखेगा, वहाँ आपको शो नहीं होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली वो पोर्शन को टेल स्टॉक में शो कर देते हैं, इसलिए। ठीक है, तो सारे टूल्स को बहुत अच्छे से देख लें और उनका नाम याद रखें। थैंक यू।